चलिए अगला जो टॉपिक है डिटरमिनेंट, सारणिक। ये सारणिक क्या है तो उसको पहले समझते हैं। सारणिक क्या है तो पहले हम लोग जो पढ़े हैं मैट्रिक्स, पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। इसको हम इस रैखिक समीकरण को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। इसको लिखने का तरीका है a1 b1 a2 b2। यह मैट्रिक्स का सिंबल है। आप मैट्रिक्स सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स वाई का गुणांक को मैंने एक जगह लिख दिया मैट्रिक्स में। फिर जो चर है उसको मैं ऐसे लिखा एक्स वाई, और जो कांस्टेंट है उसको मैं ऐसे लिख दिया c1 c1 c2। इस रैखिक समीकरण का मैट्रिक्स फॉर्म ऐसा होता है। आप देखिए, इसको आप मिला लीजिए गुना करके, ये आपके समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए तो a1x है प्लस b1y है बराबर क्या हो गया c1। फिर देखिए दूसरा पंक्ति को मैच कराइए, a2x देखिए यहाँ पर है प्लस b2y यहाँ है बराबर c2। तो हम क्या समझ गए, एक समीकरण जो दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, और आपसे पूछा जाए 3x माइनस 4y माइनस 7 माइनस 8x 3y बराबर 9। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बदलना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो जो एक्स वाई का गुणांक है उसको लिखिए ऐसे 3 माइनस 4 माइनस 8 3। ठीक है, जो चर है उसको लिखिए एक्स वाई, और जो कांस्टेंट है उसको लिखिए ऐसे -7 9। इस समीकरण को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। अब देखो मिला दो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, माइनस 8x प्लस 3y बराबर 9। ये समीकरण को सेटिस्फाई करता है, तो मैं इस समीकरण को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी तरह 3/3 ऑर्डर का हो कैसे होगा, देखिए अगला a1x b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2। आपको पता है कि दो चर हैं, एक्स वाई कितने चर हैं 2, तो समीकरण भी होंगे 2। यहाँ कितने चर हैं 3, तो समीकरण कितने होने चाहिए 3। देखिए इस समीकरण को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कैसे होगा, जो अचर राशि है, जो एक्स वाई जेड का गुणांक है उसको एक मैट्रिक्स में लिखिए a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और जो चर राशि है उसको हम लिखते हैं यहाँ एक्स वाई जेड।
और यहाँ लिखना है अचर राशि को d1 d2 d3। ठीक है, आप इस फॉर्म को वेरीफाई कर लीजिए कि क्या इसको फॉलो कर रहा है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2z, ठीक है, बराबर d2, a3 देखिए a3x b3y c3z बराबर d3। ये है कि मैट्रिक्स को हम लोग एक इस समीकरण को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ठीक है, इसको आपको लिखना नोट करो, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले आप ये लिखिए, ये वाला बात तो समझ गए, ये सब लिखिए पहले, मैं इस पर आऊंगा थोड़ा देर में, पहले आप ये वाला बात लिखिए। चलिए अभी हमने क्या देखा कि किसी रैखिक समीकरण को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखिए ये एक रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। चलिए ये बात तुम जान चुके हैं। अब देखिए कि यह समीकरण का हल होगा कि नहीं। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इस समीकरण का इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा कि नहीं होगा, हल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हल है या नहीं, इस बात को समझने के लिए हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू हो, मतलब दोनों बराबर नहीं हो, तो यह अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब कि केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, फिर से देखिए इस समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। आप पिछला 10th क्लास में पढ़े होंगे पीछे कि यह हल है या नहीं। तो हम ये जानते हैं कि x1 का गुणांक और y1 के गुणांकों x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा, अर्थात इसका हल होगा, एक हल होगा। ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। मैं इसको इधर भेजता हूँ, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। तो हम इससे भी क्या समझ जाते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब चलिए एक बात हम समझना चाहते हैं आपको। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कोई संख्या उसका मान नहीं होता। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसका विस्तार नहीं होता है, इसका विस्तार या मान नहीं होता। लेकिन हमें इस मैट्रिक्स के विस्तार या मान को जानना होगा, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डिटरमिनेंट का। तो अच्छी एक और चीज है, जितने चर होंगे उतने समीकरण होंगे। 2 चर होंगे 2 समीकरण होंगे, 3 चर होंगे 3 समीकरण होंगे, 4 चर होंगे तो 4 समीकरण होंगे। अर्थात यह जो मैट्रिक्स का जो फॉर्म आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में आएगा हमेशा। ये 2/2 था, ये 2 चर है 2 समीकरण है, तो a1 b1 a2 b2 2/2 का आया। 3 चर होगा तो 3 समीकरण आएगा,
तो यह भी 3/3 का बन जाएगा। 4 चर होगा और 4 समीकरण होगा, तो यह मैट्रिक्स जो है 4/4 का होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही विस्तार डिटरमिनेंट होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत मान ही सारणिक होता है। सारणिक मतलब डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स लिखा है, मान लीजिए ये लिखा है ऐसा A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2, ये तो मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मान बताएं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे डिटरमिनेंट। ऐसे ये मोड नहीं है, यहाँ सिंबल जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए है। इससे आप इस मैट्रिक्स का जो सिंबल है इसको बदल के आप ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 A2 B2। और आपने यहाँ क्या हल किया है, A1 A2 B1 A1 A2 B2 A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए यहाँ मैंने जो पता किया कि समीकरण होगा कि नहीं होगा, ये हम 10th क्लास में पढ़ते रहे कि समीकरण अद्वितीय होगा, इसकी बात हम यहाँ से जानते हैं। और ये आया, इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स में दिया हो तो अद्वितीय होगा कि नहीं होगा, इस बात की जानकारी इससे निकाल सकते हैं। और जब इससे निकालेंगे तो मैट्रिक्स है, इसका तो विस्तार होगा नहीं, इसका तो मान होगा नहीं। तो इसके मान को निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट का प्रयोग किए। ये डिटरमिनेंट बनाया और इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट में लिख दिए। और A1 B2 माइनस A2 B1 पहले आप ऐसे बना करेंगे फर्स्ट बार में, और सेकेंड बार में ऐसे बना करेंगे, और बीच में क्या होगा माइनस। ये कैसे क्यों हुआ इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। किसी चीज को मैं डिटरमिनेंट के तौर से, किसी चीज को समीकरण को अद्वितीय होगा कि नहीं होगा, जो विधि से हम जानते हैं, इसी विधि को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो इसमें आया। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन बना रहे हैं कि मैट्रिक्स का उपयोग क्या है, सॉरी डिटरमिनेंट का हम लोग डिफिनेशन बना रहे हैं, डिटरमिनेंट क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे। तो उसी को समझने के लिए हम लोग ये सब व्याख्या की। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से बात स्पष्ट हुआ कि डिटरमिनेंट वर्ग मैट्रिक्स का ही होगा। आयताकार मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट नहीं होगा। हमेशा जब भी डिटरमिनेंट की बात होगी वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही संगत मान होगा या उसका विस्तार होगा। मैं देखिए मैं इसी डिफिनेशन में लिखा, प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग अवयव का सारणी कहलाता है। इसका सिंबल जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे, या शॉर्ट में डिटरमिनेंट ए लिखेंगे तो इसको शॉर्ट में DET ए लिख देते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ए से सूचित किया जाता है। इसे पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ ये मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। और डिटरमिनेंट का सिंबल ऐसा होता है इस तरह का, दो खड़ी रेखा। मैट्रिक्स का सिंबल आपको पता है, मैट्रिक्स का सिंबल आपको पता है कि वह ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन डिटरमिनेंट का सिंबल जो है वह सिर्फ ऐसा होता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। आप ऐसे मोड़ दीजिएगा, कुछ बच्चे को आदत बन जाता है मैट्रिक्सों में ऐसे मोड़ देता है, डिटरमिनेंट में ऐसे मोड़ देता है, तो मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान डिफरेंस रखिएगा, छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है,
और ये दो दो खड़ी रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। ये है मैट्रिक्स और ये है डिटर्मिनेंट। सिर्फ एक रेखा यहाँ पर है और ये एक रेखा, इन दोनों के बीच में लिखा जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ है, मैंने इसको दो सीधा रख में लिखा ऐसा, ठीक है। इससे आप नोट करिए, ये सिर्फ डिफिनेशन है आपका डिटर्मिनेंट का। चलिए आप देखे होंगे, थोड़ा देर पहले आप देखे कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का हम सारणिक में फॉर्म में लिखना चाहते हैं। कैसे? तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है, ये अभी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए a1 b1 a2 b2, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया कि आप पहले फर्स्ट बार में जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण जो है, वो ऐसे गुना करेंगे फर्स्ट बार में, और सेकेंड बार में ऐसे, सेकेंड, और बीच में चिन्ह माइनस का होगा। तो यह होगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हम जाने, इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। -2 3 1 5, इसका हमें विस्तार करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसको संगत मान के लिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बदल देते हैं। ये अब क्या बन गया? डिटर्मिनेंट। पूछा जाएगा, दिया रहेगा, ऐसा पूछेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले ऐसे गुना करना होगा, -10 चिन्ह, ये माइनस का फॉर्मूला का होगी, और उसके बाद ऐसे गुना करना है 3 -13, ठीक। एक और एग्जांपल देखिए। आपसे पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 7 -2 4, ठीक है। पहले ऐसे गुना करते हैं, 4 3 12, और ये माइनस है फॉर्मूला का। एक बार गुना करेंगे ऐसे, माइनस, सेकेंड बार ऐसे, तो -14, कितना आ गया ये? 12 + 14 26, ठीक है। तो ये हम लोग सीखे डिटर्मिनेंट में 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। चलिए हम लोग अभी 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका देखें। 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का संगत सारणिक मान निकालना हो, अर्थात डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कुछ है नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ a1 1, इसका मान होगा a1 1, जस्ट 10। आप एग्जाम्पल देखिए, a -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो यहाँ आपको समझने वाली बात है, यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा गया है, न कि मोड है। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो -3 ये जो है ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और ये क्या होगा? सिर्फ -3 होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मोड का सिंबल एक जैसा है, पर दोनों का काम अलग अलग है। तो यहाँ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मोड नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए,
-5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखिए 7। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 7। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट है ये, यहाँ मैट्रिक्स रहती, मोड नहीं है। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसे मोड ए नहीं समझे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसे मोड नहीं समझे यहाँ इसके लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, हम लोग दो बातें पढ़ चुके। 1 by 1 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 by 2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। अब है 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनेंट मिलेंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 1 by 1 और 2 by 2 हो चुका है, इसको नोट करेंगे। अब चलिए 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, मतलब अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें दो बातों को समझना होगा। पहला, डिटर्मिनेंट का चिन्ह, साइन, डिटर्मिनेंट का साइन। एक दूसरा बात है इसका विस्तार। तो पहले आप डिटर्मिनेंट के चिन्ह को देखते हैं। हमें जिस, ये देखिए, ये है आपका पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। जिस अवयव का या जिस स्थान का चिन्ह जानना है, उसके पंक्ति और स्तंभ को जोड़ेंगे, उसके पंक्ति और स्तंभ को जोड़ेंगे। अर्थात अवयव, जिस अवयव के स्थान का चिन्ह, जिस अवयव के स्थान का चिन्ह जानना है, तो उस स्थान, उस अवयव के, उस स्थान के पंक्ति और स्तंभ को जोड़ते हैं। अगर प्लस आया, पॉजिटिव आया, सॉरी, पंक्ति और स्तंभ को जोड़ेंगे। अगर सम आया तो उसको हम लोग पॉजिटिव नाम देते हैं। अगर पंक्ति और स्तंभ को जोड़ेंगे और विषम होगा, वो होगा निगेटिव। इसी बातों को हम लोग मैथमेटिक्स टर्म में लिख सकते हैं कि किसी भी अवयव के स्थान का चिन्ह जानना है तो I + J, पंक्ति और स्तंभ जोड़ेंगे, सम हो जाए और प्लस हो जाए। तो यहाँ होगा, अब जोड़ने पर विषम हो जाए, माइनस हो जाए। तो ये होता है, ये जो दोनों बात है, इस दोनों बात को ये निगेटिव क्लियर करता है। निगेटिव का पावर जोड़ सम प्लस होगा और निगेटिव के पावर का पावर विषम निगेटिव होगा।
तो इसलिए ये, तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या है आपका डिटरमिनेंट के अवयव के स्थान का चिन्ह। अब देखिए हम चिन्ह जानना चाहते हैं तो इसका चिन्ह क्या होगा ये हम लोग जान सकते हैं। चलिए यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, तो क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए तो -1 के पावर पहला पंक्ति पहला स्तंभ, -1 के पावर कितना हो जाएगा ये 2, और क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हम चिन्ह क्या देंगे प्लस का। ठीक है, यहाँ हम जानना चाहते हैं कि इस स्थान का चिन्ह क्या होगा, ये पोजीशन कहाँ है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का है। तो यहाँ माइनस के पावर 3 कितना हो गया, माइनस के पावर 3, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, इसलिए क्या हो गई है निगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए आप ये जानना है हमको चिन्ह, ये चिन्ह क्या होगा, तो देखिए क्या है पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ 4, क्या हो गई है प्लस। तो हम लोग इस मेथड से डिटरमिनेंट का चिन्ह निकालेंगे। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस आएगा, यहाँ जोड़ेंगे 2 और 1, 2 है 3, चिन्ह माइनस होगा, 2 और 2 प्लस 4 होगा तो प्लस होगा। ये देखिए 2 और ये क्या है 3, 2 और 3 5 माइनस होगा। ये बताइए कितना होगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3 1 4 प्लस होगा, 3 और 2 5 तो विषम माइनस होगा, 3 और 3 6 प्लस होगा। तो मैं ये आपको प्रूफ करके बताने का प्रयास किया कि डिटरमिनेंट का चिन्ह ये होता है। इसे याद करना बड़ा आसान काम है, आप याद रख सकते हैं सारी से। ये प्लस होगा तो फिर ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट होगा। पर ये चिन्ह होगा कैसे, इतना चिन्ह आया कैसे, इसको मैं समझाने का प्रयास किया। चिन्ह याद करना भारी नहीं है, आसान है, आप याद कर सकते हैं, इसे नोट करिए। चलिए देखिए यह इसका हम चिन्ह जान चुके हैं। इसका चिन्ह क्या था, डिटरमिनेंट का साइन चिन्ह क्या बना, आसान है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। दूसरा पहला बात समझ गए हम लोग, दूसरा बात जानना है जिस अवयव का को लेकर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को विस्तार एक्सपेंड करके बनाया जाता है। चलिए किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को विस्तार करके बनाया जाता है। आप किसी एक पंक्ति को विस्तार करें या किसी एक स्तंभ को विस्तार करें, हल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि R1 को एक्सपेंड करें। अगर हम R1 को एक्सपेंड करेंगे तो जो जो अवयव लेकर चलेंगे उसके पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। देखिए इसको ध्यान से देखिए,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो देखिएगा इसका चिन्ह, ए का चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस। अब देखिए किसका विस्तार करना चाहते हैं हम लोग, किस देखिए R1 के along एक्सपेंड करने पर, R1 के along एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो इसका R1 का चिन्ह देखिए क्या है यहाँ प्लस और यहाँ क्या है A, तो लिखिए प्लस A। जो अवयव हम लेंगे उसका पंक्ति और उसका स्तंभ तोप देंगे, जो बचेगा उसको लिखते हैं EFHI, ठीक है। चलिए A हो गया, इसमें क्या है B, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस और इसका अवयव माइनस B। चलिए जब हम B लेंगे तो B के पंक्ति और B के स्तंभ को हम ढकेंगे, B के पंक्ति और B के स्तंभ को ढक दिए तो क्या बच गया DFGI, ठीक है। फिर चलिए R1 फिर क्या मिला C, इसका चिन्ह क्या है प्लस C, प्लस C। अब इसका पंक्ति और इसके स्तंभ को हम ढक देंगे, क्या बच गया DEGH, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा A। इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया गया है, पहले ऐसे गुना करिए E into y माइनस H into F माइनस B D into y माइनस G into F प्लस C DH माइनस G E। ये एक फॉर्मेट हो गया, इस सवाल को हम ऐसे सोचते हैं, बनाते हैं। इसको अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, विस्तार करने का तरीका जाना। अब उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को विस्तार करके किसी डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए पहले आप देखिए कि डिटर्मिनेंट का चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा। तो आपको याद है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह है। दो चीज आपको जानना, चिन्ह ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा बात क्या है, सॉल्व करने के लिए किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को लेकर विस्तार कर हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम पहले इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, स्तंभ है 3, कितने हो गए 6। आप इस सवाल को, इस डिटर्मिनेंट को 6 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अभी R1 से करके दिखाते हैं। R1 के along एक्सपेंड करना। R1 के along एक्सपेंड करेंगे तो क्या करते हैं, R1 का मान और R1 का चिन्ह लेते हैं।
इसका चिन्ह, इसका मान लेंगे और जो मान लेंगे, जो अवयव लेंगे, उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। जो बचेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस और यह मान क्या है 3, लिखते हैं +3। प्लस नहीं लिखा जाता है आगे, अब कुछ लिखा गया कि यह हमने चिन्ह का प्रयोग करना है, इसका ध्यान रहे, इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं +3। आप जो अवयव लिए उसके स्तंभ और उसके पंक्ति को ढकिए। मैंने 3 अवयव लिया, इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को ढक दीजिए। जो बच गया उसको लिखिए -2 9 -1 2। 3 हो गया। अब आइए R1 में सेकेंड क्या है चिन्ह माइनस, तो माइनस और इसका यहां मान कितना है 5। चलिए अब हम क्या लिए हैं 5, तो 5 लेंगे, देखिए 5 ले लिए तो 5 के पंक्ति और 5 के स्तंभ। जो अवयव का चुनाव करेंगे उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। क्या बच गया यहाँ पर 8 9 0 2। चलिए अब ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है R1, अब मान क्या है यहाँ पर, चिन्ह क्या है प्लस, और यह मान कितना है -7, तो -7। -7 जब हम लिए, इसके पंक्ति और इसका स्तंभ को ढक दीजिए। -7 लिए, इसके पंक्ति और इसका स्तंभ को ढकिए। क्या बच गया 8 -2 0 -1। अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए सॉल्व करते हैं। 3 सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। पहले ऐसे गुना करते हैं, माइनस का चिन्ह, फिर ऐसे गुना करते हैं, तो कितना हो गया ये -4। ये माइनस फॉर्मूला का है, ऐसे गुना करिए -9। ठीक है। चलिए -5 ऐसे गुना करते हैं, 8 गुना के 16 माइनस 0 में 9 से 0 प्लस -7। इसमें पहले ऐसे गुना करेंगे -8 माइनस 0। -4 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, माइनस माइनस प्लस 8 होते हैं 56। सॉल्व करते हैं। 3 × 5 -80 प्लस 56, पंक्तियां 15 -80 और प्लस 56। हल कीजिए, कितना आ जाएगा 6 × 5 = 11, 6 × 7 = 71 -80 तो -9। ठीक है। तो मैं किसको विस्तार किया R1, मैं R1 को विस्तार किया, R1 को विस्तार किया। जिसको विस्तार करेंगे सिर्फ उसी का ही चिन्ह लेकर, जिसको विस्तार करेंगे उसका ही चिन्ह लेकर अवयव के साथ सवाल को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो R2 चाहे R3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अब R2 को मैं हल करके दिखाता हूँ, नोट करिए। चलिए जो सवाल को हम लोग R1 पंक्ति 1 से हल किए हैं, उसी सवाल को हम किसी भी पंक्ति का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, या
किसी भी स्तंभ का प्रयोग करके हल किया जा सकता है। तो हम R1 को तो हल कर चुके हैं, हम अब आपको प्रैक्टिस के लिए R2 को भी हल करके दिखाते हैं, ताकि आपको लगे कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हल किया जा सकता है। चलिए R2 को लेकर हम हल करना चाहते हैं। ये R2 है, इसको तोड़ना है और जिसको लेकर, जिस पंक्ति को लेकर भरना है, सिर्फ उसी का चिन्ह का प्रयोग करना है। ये है चिन्ह। करना क्या है कि उसका चिन्ह, इसका मान R2 का जो चिन्ह है, ये R2 है, R2 के चिन्ह और R2 के अवयव को लेकर चलना है, और जो अवयव लेंगे उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस, और मान कितना है 8। 8 लिए हैं तो 8 का पंक्ति तोड़ दिए, 8 का स्तंभ भी छोड़ दीजिए। क्या बच गया 5 -7 -1 2। ठीक है, चलिए अब देखिए R2 का नेक्स्ट क्या है, प्लस। तो प्लस, यहां मान कितना है -2। चलिए हम लोग अब -2 अवयव लिए, तो -2 अवयव लिए तो इसका पंक्ति छोड़ेंगे और इसका स्तंभ छोड़ेंगे, जो बच गया उसको लिख लेंगे। 3 -7 0 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अवयव क्या है, नेक्स्ट चिन्ह क्या है, माइनस। माइनस और नेक्स्ट मान क्या है 9। देखिए R2 का नेक्स्ट चिन्ह माइनस और यहाँ पर कितना हो गया 9। अब देखिए अब हम क्या ले रहे हैं, 9 लिए अवयव, तो जब जो अवयव लिए उसका पंक्ति और उसका स्तंभ छोड़ दीजिए। क्या बचेगा 3 5 0 -1। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। पहले कैसे गुना करना होगा, ऐसे 15 के 10। ये जो चिन्ह है फॉर्मूला का है कि पहले ऐसे गुना करेंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे, उसके बाद ऐसे गुना करेंगे। तो -7 में -1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस में होंगे। ये देखिए प्लस माइनस -2 ऐसे गुना करेंगे तो 6 -0 में 7 से गुना होगा 9, 3 में -1 से गुना होगा तो -3 0, -8, 10 में से 7 गया 3, 2 गुने 6 माइनस प्लस 9 में 3, 24 -12 27, -36 प्लस 27 -2। तो सेम आंसर आया, R2 को भी हल करने पर आया। तो आप किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ को हल करके हम सवाल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को हल करिए, सभी पंक्ति को हल करिए, ऐसा नहीं है। किसी एक ही पंक्ति को हल करेंगे या किसी एक ही स्तंभ को हल करेंगे। तो मैं पंक्ति पर तो प्रैक्टिस कर चुके, एक स्तंभ से देख लीजिए, इसे नोट करिए। चलिए उसी सवाल को हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ द्वारा हल कर सकते हैं। C1 या C2 या C3 किसी को भी हल कर सकते हैं लेकर। तो हम लोग पंक्ति पर देख चुके हैं। एक हम
C1 के एलोंग एक्सपेंड करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े कि हाँ किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर सॉल्व किया जा सकता है। तो हम C1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हम किसके अवयव को देखेंगे? C1 के अवयव को देखेंगे और C1 के चिन्ह को देखेंगे, बस। और प्रोसेस वही रहेगा। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, प्लस। इसका अवयव क्या है? 3। और जब आप 3 ले लिए तो जो अवयव लेंगे उसका पंक्ति और उसका स्तंभ वो छोड़ देंगे, जो बच गया लिखते हैं -2 9 -1 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए सेकेंड में क्या है? C1 का माइनस कितना है? अवयव 8। फिर देखिए जब हम 8 ले रहे हैं तो हम इसको, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे। इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ेंगे, क्या बच गया? 5 -7 -1 2। ठीक है, अब चलिए फिर क्या है नेक्स्ट? प्लस, प्लस इसका क्या है? मान 0। जीरो ले लिए तो 0 का स्तंभ और 0 का पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बच गया? 5 -7 -2 9। इसको सॉल्व करते हैं। 3 -4 -9। क्यों? ऐसे पहले गुना करते हैं। माइनस फॉर्मूला क्या है? और 9 में -1 से गुना हो तो क्या होगा? -9 -8 है 5 गुना का 10, माइनस ये फॉर्मूला का होगा। और -7 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 7। और 0 है, ठीक है, 0 इंटू पहले ऐसे गुना करेंगे 9 से 45 -7 गुना के 3 -4 माइनस प्लस 9 -8 3। और 0 में किसी भी डिजिट से गुना हो तो 0 होगा। 3 इंटू 5 -24 15 -24 बराबर -। अब देखिए हम इसमें आंसर आ गया -9। अब हम इसको थोड़ा सा इसी कैलकुलेशन में सॉर्ट कर सकते हैं। और सॉर्ट कैसे करेंगे कि एक ही बार में सॉल्व कर सके, उस पर ध्यान देते हैं। वो देखिए आप तो सीख चुके, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही बनाएंगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा तो अपने आप सॉर्ट हो जाता है कैलकुलेशन। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लिया? +3, जिसे 3 लिया ऐसे इसको ढक दिया। 3 का पंक्ति और 3 का स्तंभ मैंने ढक दिया। कितना बच गया? इतना बच गया तो डायरेक्ट लिखेंगे -4 -9 आ गया। फिर क्या है? -8 माइनस है ना, है माइनस और कितना है 8। जब 8 ले लिए तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ तोड़ दिए, कितना बच गया? 5 गुना का 10। माइनस फॉर्मूला का है -7 में -1 से गुना +7। और फिर क्या है यहाँ पर? प्लस, यहाँ क्या है? 0। तो 0 जब आ गया तो इसके जो भी मल्टीपल होगा क्या होगा? 0। तो डायरेक्ट छोड़ भी देंगे तो यहाँ बन गया 3 -4 + 9
80 का 24 हल होगा आगे। तो ये एक स्टेप आपका बचत हो जाएगा। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, फिर जब आपको लगे कि हम एक सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन तो करिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं उप सारणिक माइनर। तो ये माइनर क्या होगा, तो इसमें कितने अवयव हैं होंगे, 3, 6, 9 अवयव होंगे। तो इसके 9 माइनर होंगे। प्रत्येक अवयव का हम लोग माइनर ज्ञात करते हैं, प्रत्येक अवयव का हम लोग उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे निकालना है, तो जिस अवयव का माइनर निकालना है उसके स्तंभ और उसके पंक्ति को छोड़ दीजिए और जो बच जाता है उसको लिखिए और सॉल्व कीजिए, वही आपका माइनर होगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। तो कुछ नहीं है, देखिए आप यहाँ पर सबको हम निकाल के दिखाते हैं कैसे, ये बताइए। लिखते हैं ए का उप सारणिक, तो जिस अवयव का उप सारणिक निकालना होगा उसका, जिस अवयव का उप सारणिक निकालना होगा उसका क्या करेंगे, उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। ए है, इसके पंक्ति और इसका स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या बच गया, ई एफ एच आई। देखिए मैंने ए लिया तो ए का पंक्ति और ए का स्तंभ को मैं छोड़ दिया, तो ई एफ एच आई बच गई। एक और चीज कि ए के सारणिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के सारणिक को हम क्या लिखेंगे, कौन से स्तंभ पर है, इसका स्थान क्या है, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग M11। तो आप इसे दो तरह से लिख सकते हैं कि ए का उप सारणिक या M11। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, गुना कीजिए, E इंटू आई माइनस एच इंटू एफ। फिर चलिए B का निकालना चाहते हैं, B का, तो B का देखिए, तो लिखेंगे B का उप सारणिक या B का उप सारणिक लिखना है तो बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, इसको सिंबल में लिखिए तो जल्दी हो जाएगा। B कौन से स्थान पे है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ पर, इसे बोलेंगे M12। तो हम क्या निकाल रहे हैं अब, माइनर किसका, 1 2 का। 1 2 का माइनर क्या होगा, देखिए, तो जो अवयव लिए उसका पंक्ति और उसके स्तंभ तोप देंगे, छोड़ देंगे, तो B के पंक्ति और B के स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बच गया, DFGI। DFGI इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, DI माइनस GF। फिर से किसका निकालना होगा, C का, तो C कौन से स्थान पर है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि M13। आप M13 भी लिख सकते हैं या C का उप सारणिक भी लिख सकते हैं, कोई एक ही लिखिए। आपकी जानकारी के दो में लिखा हूं, किसी एक का ही प्रयोग करेंगे तो काम हो जाए। तो M13 निकालना है, क्या करेंगे, जो अवयव हम ले रहे हैं उसका पंक्ति और उसका स्तंभ छोड़ देंगे। तो C है तो इसके पंक्ति के स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या बच गया, DEGH। DEGH दोगुना करें, DH माइनस GE, DH माइनस GE, ये R1 वाला हो गया। अब चलिए D का देखिए, D कौन से स्थान पर है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको बोलते हैं दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। अब हम लोग दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ को निकालना है, तो D को हमें निकालना है उप सारणिक, तो D की पंक्ति तोप दी, इसका स्तंभ तोपिए, इसका स्तंभ छोड़िए, क्या बच गया, BCHI।
bi माइनस hc। फिर e का निकालते हैं, तो e कौन से स्थान पर है? m22, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़िए, क्या बचे? a c g i, ai माइनस जी सी, m23 क्या है? f है, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ तो छोड़ दीजिए, क्या बच गया? a b g h, a b g h, तो होगा ये a h माइनस जी बी। अब देखिए ये तो हो गया, अब ये निकालते हैं कि कौन से स्थान पर है? तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ m31, तो 31 ले रहे हैं, तो G लिए हैं, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़िए, B क्या बचेगा? BCEF, BCEF क्या हो गया? BF माइनस EC। चलिए अब देखिए M32, G हो गया, अब किसके लिए जानना है? H का जानना है, उपसारणिक, इसके कौन सा स्थान पर है? तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हम H लिए, तो H का हम पंक्ति और H का स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बच गया? A C D F, सॉल्व करिए, AF माइनस C। अब तो ये हो गया, अब हमें फिर क्या निकालना है? तीसरा I का, इसका उपसारणिक, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, ये कौन सा नंबर पे है? तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ है, तो इसके पंक्ति इसका स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या बच गया? A B D E, A B D E, सॉल्व कीजिए, AE माइनस B, कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितने इसमें अवयव होंगे? 3/3 अवयव होंगे, तो 3 3 कितना हो गया? 9, तो 9 माइनर होगा, जितने भी अवयव होंगे उन सभी का माइनर होगा। अच्छा, ये माइनर मैट्रिक्स का नहीं है, डिटरमिनेंट का होता है, तो हम इसको चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर A B C D E F G H I, ऐसे, क्योंकि मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही विस्तार होता है, संगतमान होता है डिटरमिनेंट, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे ताकि माइनर जो है मैट्रिक्स का नहीं डिटरमिनेंट का होता है। उपसारणिक ही स्पष्ट है, तो ये माइनर इस जो मैट्रिक्स का फॉर्म में दिया है, तो आप थोड़ा सा डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद माइनर निकाल दीजिए। तो माइनर निकालने का एक तरीका बताया गया, इस पर आप एग्जांपल्स बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, इसे नोट करिए। चलिए माइनर ज्ञात करने का अभी तरीका पर हम लोग जानकारी हासिल किए, अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। तो सभी अवयव का निकालना है, तो निकालते हैं। ये 1 कौन से स्थान पर है? तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ पर है, लिखते हैं इसको M11। अब देखिए क्या होगा, तो हमने ये ले लिया, तो जो पंक्ति जो अवयव का माइनर ज्ञात करना है, जिस अवयव का माइनर ज्ञात करना है उसका पंक्ति और उसके स्तंभ को हम छोड़ देंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए पहले
5 माइनस 1 1 2 कितना हो गया? 5 गुना के 10 माइनस माइनस 5 गुना 10, ये फार्मूला का है माइनस, और ये माइनस 1 कितना हो गया? ई का। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 को मैं पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो 5 गुना 10 माइनस माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं M12, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये। तो हम अब इसको ढक दें, क्या बच गया? इसको हम छोड़ दें, क्या बच गया? 3 माइनस 1 0 2। ऐसे गुना करेंगे, 3 गुना के 6 माइनस 0 बराबर 6। अब डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। ये मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बच गया? 3 गुना के 6 माइनस 0। चलिए ये कहाँ है? 1 3, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति मैंने ये छोड़ दिया, तीसरा स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 में 1 से गुना 3 माइनस 5 में 0 से गुना 0, क्या बच गया? 3। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए। जब आपको खूब अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए तो आप ऐसे डायरेक्ट बना दीजिएगा। चलिए मैंने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं R2 की। R2 तो R2 में देखिए ये क्या है? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो? छोड़ दिए, क्या बच गया? 0 4 0 4 1 2 0 4 1 2 गुना कीजिए। 0 में 1 2 से गुना 0 माइनस 4 आ गया। ठीक है। अब चलिए 5 का निकालते हैं। ये कहाँ है? दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो हम उसको दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे। जो बच जाएगा वो आपका क्या है? माइनस 1 4 0 2। देखिए 5 था, मैंने इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ा, तो क्या बच गया? 1 4 0 2। सॉल्व कीजिए। 2 माइनस 0 बराबर। अब आते हैं माइनस 1 का। ये कहाँ है? 2 3, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो चलिए दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो क्या बच गया? 1 0 0 1 1 माइनस 0 इज इक्वल। चलिए ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हमको ये नहीं जानना है 3 1, हमको जानना है, मुझे जानना है 3 1 तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति छोड़ दीजिए, क्या बच गया? 0 माइनस क्या है? ये 4 था, क्या बच गया? 0 4 1 2 क्या हो गया? 0 माइनस 4 बराबर माइनस 4। अब चलिए हम चाहते ये निकालना। तीसरा पंक्ति हासिल कर 0 4 6 0 4 5 माइनस 1 है, 5 माइनस 1 है। ठीक है। जीरो माइनस 20 माइनस 20। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये अवयव।
यह अवयव कहाँ है? 3, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ पर है। तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बच गया? 1 4 3 माइनस, सॉल्व करिए। -1 -12 -13 होगी। अब चलते हैं हम लोग दो पर। दो कौन से स्थान पर है? तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो हमको अब देखते हैं, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़िए, क्या बच गया? 1 0 3 5। तो 5 -0 बराबर। देखिए सवाल में पूछा था सभी अवयव का माइनर निकाले, तो हम सभी अवयव का निकाल दिए। कितने इसमें अवयव हैं? 9। तो 9 गो माइनर हो गया, 9 माइनर हो गए। अब सवाल में दिया रहे कि द्वितीय पंक्ति का निकाले, तो सिर्फ द्वितीय पंक्ति का माइनर निकालना होगा। सवाल पूछ जिसके बारे में पूछे उसके बारे में निकालना होगा। दे दे सभी के निकाली तो सभी का निकालना होगा। ठीक है, नोट करिए। माइनर हमें 2/2 का ज्ञात करना है। तो माइनर तो पहले जो होगा, उप सारणिक जो होगा वह तो डिटरमिनेंट का ही होगा। तो मैं इस मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें निकालना है माइनर। तो देखिए 4 का चाहते हैं माइनर ज्ञात करना, तो 4 का माइनर आप ऐसा लिखना पसंद करते हैं तो ऐसा लिखिए, या इसका पोजीशन के टर्म में लिख दीजिए। कौन सा नंबर पर है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए ये मैंने पहला पंक्ति 4 का और इसका स्तंभ मैंने इसको तो दिया, छोड़ दिया, क्या बच गया? 6 हो गया। फिर हम चाहते हैं तो -5 का माइनर लिखें या इनका पोजीशन लिखें। कौन से पोजीशन पे है? पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पर है। आप सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बच गया? -3। अब देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ चाहते निकालना, तो आप तो ये डायरेक्ट अब कर सकते हो। दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ चाहते निकालना, क्या बच गया? -5। चलिए हम चाहते हैं 6 का निकालें। जो 6 का निकालना है, जिसका निकालना है उसका पंक्ति और उसका स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बच गया? 4। ये हो गया आपका 2/2 ऑर्डर का माइनर। इस पर आप अपने से सवाल लेकर माइनर निकालने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नोट करिए।